रात का समय था। कुंदनगढ़ का राजा महाराज भैरव शिकार करके अपने राज्य महल वापस लौट रहे थे। तभी उनके सामने अचानक से कुछ अनजान शख्स आ जाते हैं जो हाथ में तलवार और चेहरे पर नकाब पहने हुए थे, जिसको देखकर महाराज भैरव घबरा जाते हैं। तब वो दोनों नकाबपोश महाराज भैरव के ऊपर हमला करने ही वाले थे। तभी महाराज भैरव के सैनिक आ जाते हैं, जिसको देखकर वो दोनों नकाबपोश डर के मारे वहां से भाग जाते हैं। महाराज भैरव वो दोनों नकाबपोश भाग निकले। वो हमारे हाथ नहीं लगे। आखिर वो आप पर हमला क्यों करना चाहते थे? वो कौन हो सकते हैं महाराज? सेनापति, मुझे लगता है या तो ये मेरे किसी शत्रु का भेजा हुआ कोई हो सकता है, नहीं तो ये जरूर मेरा कोई अपना है जो मेरे राजमहल में रहकर मेरी जासूसी कर रहा है। हमें इसके लिए जल्द से जल्द कुछ करना होगा। अगले दिन महाराज भैरव अपने मंत्री वीर सिंह से बड़ी गहरी विषय में चर्चा करते हुए बोल रहे थे। मंत्री वीर सिंह, कल शाम को जब मैं शिकार करके राज्य महल में वापस लौट रहा था, तभी अचानक से मेरे सामने दो नकाबपोश आ जाते हैं। वो अपने हाथों में तलवार लिए हुए थे। वो दोनों मेरी हत्या करने आए थे। हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा, आखिर हमारे राज्य के जंगल में अनजान शख्स कहां से आ सकता है। महाराज भैरव, हमारे राज्य का पहरा बहुत ही तगड़ा है। कोई भी अनजान परिंदा हमारे राज्य के जंगलों में पर नहीं मार सकता। ये जरूर हमारे किसी अपने का किया है, मतलब ये जरूर कोई हमारे राज्य का ही है। मेरे भी मन में एक बार यही विचार आया था मंत्री। मेरे ख्याल से तुम सही कह रहे हो। हमें अब अपने राज्य महल में भी सभी पर निगरानी रखनी होगी। महाराज, मैंने कई दिनों से गौर किया है, रात के समय महारानी यशोदा आपके कक्ष के आसपास टहलती रहती हैं। मुझे कुछ संदेह हो रहा है महाराज। महाराज भैरव मंत्री वीर सिंह की बातों को सुनकर बहुत सोच में पड़ जाते हैं। फिर ऐसे ही समय बीतता गया, लेकिन महाराज मंत्री की बातों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। महारानी यशोदा उनको मारने की साजिश कर सकती है। तब महाराज भैरव बहुत सोच विचार करते हुए महारानी यशोदा के पास जाते हैं। महारानी यशोदा, मैंने मंत्री वीर सिंह से सुना तुम कुछ दिनों से रात के समय मेरे कक्ष के आसपास टहलती रहती हो। महारानी यशोदा, रात के समय तुम मेरे कक्ष के आसपास क्या करने आती हो? जवाब दो मुझे। महाराज, आप कहना चाहते हैं कि मैं आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ? नहीं महाराज, मैं सपने में भी आपके बारे में ऐसा नहीं सोच सकती हूँ। मैं तो आपको देखने आती हूँ। तभी वहीं पर दूसरी महारानी चंद्रिका आ जाती। वो महाराज से बोलती है, महाराज, मैंने मंत्री से सुना और आप शिकार करके राज्य महल में वापस लौट रहे थे, तभी आप पर कुछ अनजान लोगों ने हमला करने की कोशिश की। महाराज, क्या आपने उनका चेहरा देखा? महारानी चंद्रिका, यदि उनका चेहरा मैंने देखा होता तो अभी तक वो जिंदा ना होते। वो मेरे तलवार के नीचे होते। उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो लोग सेनापति को देखते हैं वहां से भाग गए। महाराज भैरव, आपको किसके ऊपर शक है? कौन आपको मारने की कोशिश कर सकता है? महारानी चंद्रिका, मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है ये जरूर किसी राज्य महल में रहने वाले का ही काम है, वरना कोई बाहर वाला मुझे मारने की सोच भी नहीं सकता है। वो राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। मुझे मारना तो बहुत दूर की बात है। फिर ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन महाराज भैरव अपने कक्ष में बैठे हुए सोच रहे थे। कभी वहीं पर महारानी चंद्रिका पहुंच जाते हैं और वो बोलती है, महाराज, मुझे पता चल गया है कि आपके ऊपर हमला करने वाले उन अनजान शख्स के बारे में। लेकिन महाराज, मुझे आपको ये बात बताते हुए बहुत ही डर लग रहा है कि आप मेरी बातों का भरोसा करेंगे या नहीं। क्या?
महारानी चंद्रिका, तुम्हें पता चल गया है उन नकाबपोशों के बारे में? तो बताओ मुझे, वो कौन थे? तुम बिल्कुल भी मत घबराओ। महाराज, वो कोई और नहीं बल्कि महारानी यशोदा का पुत्र राजकुमार करण है। महाराज, अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा ना हो तो आप ये बात हमारे मंत्री वीर सिंह से भी पूछ सकते हैं। मंत्री? और हमने राजकुमार करण को कुछ अनजान शख्स से बातें करते हुए देखा महाराज। वो आपके ही बारे में बातें कर रहे थे। वो आपको मारने की कोई और योजना बना रहे थे महाराज। राजकुमार करण आपको आपकी राजगद्दी से हटाना चाहता है। वो खुद राजा बनना चाहते हैं महाराज। क्या राजकुमार करण की इतनी मजाक मजाल? वो मेरा बेटा होते हुए भी मुझे मारने की योजना बना रहा था। मेरी राजगद्दी पर बैठने के लिए उसको इसके लिए बहुत ही कठोर सजा मिलेगी। कुछ देर बाद मंत्री वीर सिंह और राजकुमार करण और महारानी चंद्रिका सभी लोग राज दरबार में उपस्थित थे। महाराज भैरव राजकुमार करण के ऊपर बहुत ही क्रोधित थे। वो अपना क्रोध दिखाते हुए राजकुमार करण की तरफ देखते हुए बोलते हैं, राजकुमार करण, तुमको मुझे अपना बेटा कहते हुए भी शर्म आ रही है। तुम राजगद्दी पर बैठने के लिए अपने पिता को मारने के लिए योजना बना रहे थे। पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला आपको मारने की योजना क्यों बनाऊंगा, वो भी राजगद्दी के लिए? राजगद्दी तो आपके बाद मुझे ही मिलती। मैं आपको मारने की योजना क्या बनाऊंगा? राजकुमार करण, क्या ये बात सत्य है? तुम कुछ अनजान लोगों के साथ अकेले में बातें कर रहे थे। वो लोग अपने चेहरे पर नकाब लगाए हुए थे। हाँ पिताजी, से ये बात सत्य है। मैं कुछ लोगों के साथ बातें कर रहा था, लेकिन मैं आपको मारने की योजना नहीं बना रहा था पिताजी। बकवास बंद करो राजकुमार करण, तुम पुत्र के नाम पर एक कलंक हो। मैं तुम्हें इसी वक्त अपने राज्य महल से बेदखल करता हूं। राज्य महल के साथ साथ मैं तुम्हें अपने वंश की उपाधि से भी तुम्हें आजाद कर देता हूं। आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। अपने पिता महाराज भैरव की ऐसी क्रोध भरी बातों को सुनकर राजकुमार करण की आंखें नम हो जाती है। वो अपने दुखी मन से राजमहल से बाहर आ जाता है। राजकुमार करण चलते चलते राज्य महल से बहुत दूर एक जंगल में आ जाते हैं। वो जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठकर बहुत ही दुखी मन से बोलते हैं, पिताजी, ये आपने मेरे साथ बहुत ही गलत किया। आपने मुझे मेरी बेगुनाही साबित करने का एक मौका भी नहीं दिया। आपने मंत्री की बातों को मानकर मुझे अपने राज्य महल से निकाल दिया और मुझसे अपने बेटे का संबंध भी तोड़ दिया। आज से मैं आप इसी जंगल में रहूंगा। अब मैं अपना पूरा जीवन इसी जंगल में व्यतीत करूंगा। तब कुछ समय बाद राजकुमार करण आम इंसान के कपड़े पहनकर एक गांव के जमींदार के पास आते हैं और वो बोलते हैं, मैं दूसरे गांव से आया हूं। मुझे कोई काम नहीं मिल रहा है। मुझे बहुत ज्यादा काम की तलाश है। अगर आपके यहाँ कोई काम मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। खेत का मालिक राजकुमार करण को बहुत गौर से देखते हुए बोलता है, पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा है कहाँ देखा है। जाओ खेत में देखो, फावड़ा रखा होगा। खेत में मिट्टी खोदने का काम करो। तुम्हारे लिए मेरे पास इस वक्त यही काम है। तब राजकुमार करण दिन भर मन लगाकर खेत के मालिक के कहे अनुसार मिट्टी की खुदाई करता रहा। उसके बाद शाम को खेत के मालिक ने राजकुमार करण को अपने कहे अनुसार कुछ पैसे देता है, जिसको लेकर राजकुमार करण वहां से चले आते हैं। तब राजकुमार करण सेठ के दिए हुए पैसे से अपने लिए कुछ भोजन को लाते हैं और भोजन को खाने ही वाले थे, तभी वहां पर एक गरीब भिखारी की तरह दिखने वाला इंसान आ जाता है और राजकुमार करण से बोलता है, लगभग 1 हफ्ते बीत चुके हैं। मैंने 1 हफ्ते से कुछ भी नहीं खाया है। क्या तुम मुझे अपना भोजन दे सकते हो? मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे पास इतना ही भोजन है, इसमें से आधा तुम ले लो और आधा मैं खा लेता हूँ। इससे हम दोनों का पेट भर जाएगा। आधे भोजन से मेरा पेट नहीं भरेगा। मैं पूरा खाना खाऊंगा। तुम मुझे अपना पूरा भोजन दे दो।
यदि मेरे हिस्से का भी भोजन खाकर तुम्हारा पेट भर जाए तो ये लो, तुम सारा भोजन खा लो। कम से कम मेरी वजह से किसी का पेट तो भरेगा, उसकी भूख तो मिटेगी। राजकुमार करण ने इतना ही बोला था, तभी वो भिखारी जैसा दिखने वाला व्यक्ति एक साधु बाबा में बदल जाता है। वो साधु बाबा बहुत ही रहस्यमय अंदाज में देखते हुए राजकुमार करण से बोलते हैं, जब तुम जंगल में आए थे तभी मेरी नजर तुम पर पड़ी थी। मुझे पता है तुम कुंदनगढ़ के महाराज भैरव के पुत्र हो। मैं केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम्हारे अंदर दूसरों के लिए कितना हमदर्द और प्रेम भाव है, और उसमें तुम पूरी तरह से पास हुए हो। साधु बाबा, अब मैं एक साधारण इंसान हूं। मेरे पिता महाराज भैरव ने मुझे अपने पुत्र के संबंध से भी बहिष्कार कर दिया है। नहीं राजकुमार, करण तुम आम इंसान नहीं, तुम महाराज भैरव के पुत्र हो। तुम्हारे पिता महाराज भैरव ने जो कुछ भी किया है, उन्होंने वो अपने होशो हवास में नहीं किया है। उनके ऊपर किसी ने काला जादू किया हुआ है, इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं। इसके लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। तुम्हें रामनगर के एक गांव में जाना होगा। वहां पर तुम्हें एक बुढ़िया मिलेगी। वो बुढ़िया जो भी अपने सपने के बारे में बोलेगी वो सत्य होगा। राजकुमार करण साधु बाबा के कहे अनुसार रामनगर गांव के लिए निकल जाते हैं। वो चलते चलते जंगल की सभी झाड़ियां को पार करके रामनगर गांव में पहुंच जाते हैं। राजकुमार करण रामनगर गांव तक पहुंचने के बाद बहुत ही थक जाते हैं। वो देखते हैं एक पेड़ के पास कुछ औरतें बैठी हुई थी जो कि वृद्ध थी। तब राजकुमार करण भी वहीं पर जाकर आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। अरे वो यशोदा बहन, तुम्हें पता है आज मुझे एक सपना आया था जिसमें मैं एक तालाब के पास जाती हूँ। अचानक से उस तालाब में एक देवी प्रकट हो जाती है और उन्होंने मुझे ऐसा वरदान दिया, कहा कि इसकी मदद से मैं एक पल में ही कहीं पर जा सकती हूँ और एक पल में ही वापस भी आ सकती हूँ। यदि सच में ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होता। राजकुमार करण उस बुढ़िया की ऐसी बातें सुनकर चौंक जाता है। साधु बाबा ने कहा था मुझे एक बुढ़िया मिलेगी और जो कुछ भी अपने सपने के बारे में बोलेगी वो सत्य होगा। इसका मतलब मुझे उस तालाब के पास जाना चाहिए। तब राजकुमार करण वहां से सीधा जंगल में आ जाता है उस तालाब को ढूंढने के लिए। राजकुमार करण को चलते चलते एक तालाब दिख जाता है। तब वो उस तालाब के पास जाता है। राजकुमार करण जैसे ही तालाब के पास पहुंचते हैं, उस तालाब में से उस बुढ़िया के सपने के अनुसार एक देवी प्रकट हो जाती है जो राजकुमार करण से बोलती है, हे मनुष्य, आज मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ जिसकी मदद से तुम कुछ ही पलों में मन की गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हो। बस तुम्हें जहाँ पर जाना होगा उस स्थान का नाम ले लेना है। कुछ ही पल में तुम वहाँ पर पहुँच जाओगे। इतना बोलकर वो देवी वहाँ से गायब हो जाती है। राजकुमार करण उस देवी से वरदान पाकर बहुत ही खुश होते हैं। तभी वहीं पर वो साधु बाबा प्रकट हो जाते हैं जो साधु बाबा राजकुमार करण को उस गांव में जाने के लिए बोले थे। राजकुमार करण, अब तुम्हें सबसे पहले ये पता लगाना होगा आखिर वो काला जादू करने वाला तांत्रिक कौन है जिनकी मदद से तुम्हारी बड़ी माँ महारानी चंद्रिका ने तुम्हारे पिता महाराज भैरव पर काला जादू किया है। राजकुमार करण साधु बाबा की बात को मानकर अपने मन में बोलते हैं, मुझे उस स्थान पर ले चलो जहाँ से मुझे मेरे पिता पर काला जादू करने वाले तांत्रिक का रास्ता मिले। राजकुमार करण के इतना बोलते ही राजकुमार करण अचानक से रायगढ़ महल की उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां पर रायगढ़ का महाराज अपनी पुत्री सुकन्या के साथ था। रायगढ़ के महाराज विक्रम अचानक से राजकुमार करण को इस तरह से प्रकट होता हुआ देखकर बहुत ही चौंक जाते हैं। तब वो बड़े आश्चर्य से बोलते हैं, कौन हो तुम? यहाँ पर क्या करने आए हो? इससे पहले मैंने तुम्हें रायगढ़ महल में कभी भी नहीं देखा। मैं कुंदनगढ़ के महाराज भैरव का पुत्र राजकुमार करण हूँ। मुझे पता चला है आपकी पुत्री पर किसी तांत्रिक ने काला जादू कर दिया है, जिसकी वजह से आपकी पुत्री अपना सारा होशो हवास खो चुकी है। वो एक पागल सी हो गई है। तुम्हारी बात तो सत्य है, लेकिन मैंने किसी को भी ये बात नहीं बताई। तुम्हें कैसे ये बात पता चली? ये बहुत लंबी कहानी है, अभी ये सब बताने का वक्त नहीं है मेरे पास। आप मुझे उस तांत्रिक के पास ले चलिए जिसने आपकी बेटी का ये हाल किया है। इसके लिए तुम्हें उस नीली पहाड़ी पर जाना होगा,
लेकिन नीली पहाड़ी पर जाना बहुत ही खतरनाक है। मैंने बहुत ही प्रयास किया उस नीली पहाड़ी पर जाने का, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया। तब अचानक से राजकुमार करण वहां से गायब हो जाता है। वो सीधा उस नीली पहाड़ी पर पहुंच जाता है जहां पर वो तांत्रिक बैठा हुआ था। मूर्ख मानव, तेरी यहाँ पर हिम्मत कैसे हुई आने की? तू यहाँ आ तो गया है, लेकिन यहाँ से जिंदा नहीं जा पाएगा। तांत्रिक इतना ही बोला था, तभी राजकुमार करण उस तांत्रिक को लेकर सीधा रायगढ़ महल में आ जाता है। रायगढ़ महल में महाराज विक्रम उस तांत्रिक को राजकुमार करण के साथ देखकर चौंक जाते हैं। राजकुमार करण, ये तांत्रिक तुम्हारे हाथ कैसे लगा? ये तो बहुत ही खतरनाक था। महाराज, आप इसे अपने यहाँ कैद खाने में कैद कर रखे। कुछ समय बाद मैं वापस आता हूँ इसको इसके असली जगह पर पहुंचने के लिए। अब ये तांत्रिक बहुत ही कम समय का मेहमान है। तब राजकुमार करण देवी की वरदान की मदद से सीधा साधु बाबा के पास पहुंच जाते हैं। आओ राजकुमार कर, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। राजकुमार कर्ण, तुम्हें इसी वक्त सीधा अपने राज्य महल में जाना होगा। तुम्हारी बड़ी माँ महारानी चंद्रिका और मंत्री ने मिलकर तुम्हारे पिता महाराज भैरव को मारने के लिए योजना बनाई है। तुम्हें जल्द से जल्द वहां पर जाना होगा, और जो नकाबपोश तुम्हारे पिता को मारने आए थे उनको भी मंत्री और तुम्हारी बड़ी माँ महारानी चंद्रिका ने ही भेजा था। उसका सारा इल्जाम तुम पर लगा दिया। साधु बाबा, आप ये क्या बोल रहे हैं? मेरे पिता को मारने की योजना बनाने वाले मेरे मंत्री और मेरी बड़ी माँ है। राजकुमार करण, यही सत्य है। मुझे पता है तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं एक साथ हूं साधु, कभी भी झूठ नहीं बोलता है। लेकिन उससे पहले हमें उस काले जादू करने वाले तांत्रिक को मारना होगा। उसके बाद ही तुम्हारे पिता महाराज भैरव और महाराज विक्रम की पुत्री सुकन्या पर से काले जादू का असर हटेगा। उसके बाद ही तुम्हारे पिता महाराज भैरव तुम्हारी बातों पर भरोसा करेंगे। लेकिन साधु बाबा, वो तांत्रिक तो बहुत ही शक्तिशाली है, उसे हम हराएंगे कैसे? मैंने कुछ पल के लिए देवी की वरदान की मदद से उसको अपने बस में किया है, उसके बाद वो फिर से ठीक हो जाएगा। राजकुमार करण, उस तांत्रिक को मारने का बहुत ही आसान उपाय है हमारे पास। वो तांत्रिक जिसके ऊपर काला जादू किया हो और वो एक लड़की हो, वही उस तांत्रिक को मार सकता है। मैं तुम्हें एक ये सोने का कड़ा देता हूं, तुम इस सोने के कड़े को महाराज विक्रम की पुत्री सुकन्या को दे देना। बस जैसे ही इस सोने के कड़े को उस तांत्रिक के ऊपर फेंकेगी, वो तांत्रिक वहीं पर चलकर राख हो जाएगा। उसके बाद काला जादू सबके ऊपर से हट जाएगा। तब राजकुमार करण वहां से सीधा अपने वरदान की मदद से रायगढ़ महल में आ जाते हैं, जहां पर वो काला जादू करने वाला तांत्रिक कैद था। सुकन्या, इस अंगूठी को जल्दी से इस तांत्रिक के ऊपर फेंक दो। उसके बाद ये तांत्रिक जलकर राख हो जाएगा और इसका सारा काला जादू खत्म हो जाएगा। जल्दी करो, हमारे पास बहुत कम समय है। तब सुकन्या उस सोने की कड़े को उस तांत्रिक के ऊपर फेंक देती, जिसके बाद वो तांत्रिक कुछ ही पलों में जलकर राख हो जाता है। उसके बाद सुकन्या पूरी तरह से ठीक हो जाती है। पिताजी, अब मैं ठीक हूँ। ऐसा लग रहा है मेरे ऊपर से कोई बहुत ही भारी बोझ हट गया हो। अब मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है पिताजी। महाराज विक्रम, मुझे जल्द से जल्द मेरे पिता महाराज भैरव के पास जाना होगा, क्योंकि हमारा मंत्री एक बहुत ही धोखेबाज मंत्री है। किसी भी वक्त मेरे पिता महाराज भैरव पर हमला कर सकता है। मुझे जल्द से जल्द अपने पिता महाराज भैरव को बचाना होगा। इतना बोलकर राजकुमार करण वहां से गायब हो जाते हैं। महारानी चंद्रिका, हमने धोखे से तो महारानी यशोदा के पुत्र को 2 राज्य महल से निकलवा दिया है। अब बस बच गई है तो महारानी यशोदा और महाराज भैरव। अब इन दोनों को जल्द से जल्द हमें अपने रास्ते से हटाना होगा। उसके बाद मैं बन जाऊंगा राजा और तुम बनोगी मेरी महारानी। हाँ मंत्री जी, आप ठीक कह रहे हैं। हमने बहुत ज्यादा ही देरी कर दी महाराज भैरव को अपने रास्ते से हटाने में। अब हमें ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अगर कोई गड़बड़ हो गई, अगर वो काला जादू महाराज भैरव के ऊपर से हट गया, तब महाराज हमारे ऊपर शक कर सकते हैं।
इधर दूसरी तरफ महाराज भैरव के ऊपर से वो काला जादू हट चुका था, जिसकी खबर मंत्री और महारानी चंद्रिका को नहीं थी। अब महाराज भैरव अपने पूरे होशो हवास में थे। वो अपने कक्ष में बहुत ही उदासी अवस्था में बैठे हुए थे। तभी वहीं पर राजकुमार करण आ जाते हैं। राजकुमार करण को देखकर महाराज भैरव चौंकते हुए बोलते हैं, राजकुमार करण, तुम्हारी ये कैसी हालत हो गई है? तुम आम प्रजा की तरह ऐसे वस्त्र में क्यों? तुम तो एक राजकुमार हो। तुम्हारे साथ क्या हुआ है राजकुमार करण? पिताजी, ये बहुत ही लंबी कहानी है, अभी ये सब बताने का समय नहीं है। सबसे पहले हमें अपने मंत्री और बड़ी माँ महारानी चंद्रिका को सबक सिखाना होगा। ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है। राजकुमार करण, तुम क्या कह रहे हो? मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तो बताओ, आखिर हुआ क्या है? पिताजी, बड़ी माँ महारानी चंद्रिका और हमारे मंत्री ने मिलकर आपके ऊपर काला जादू कर दिया था, जिसके बाद वो दोनों जो चाहते आप वही करते। उस काले जादू की मदद से मंत्री और माँ ने मुझे आपसे और राज्य महल से दूर कर दिया। इस वजह से आज मेरी ये हालत हुई है। क्या उन दोनों की ये मजाल? उसने तुम्हारे साथ ऐसा साहस किया और मेरे ऊपर काला जादू किया? इसकी उन्हें बहुत कठोर सजा मिलेगी। इधर वह मंत्री और महारानी चंद्रिका महाराज भैरव को मारने की योजना बना ही रहे थे। तभी वहाँ पर राजकुमार करण और महाराज भैरव प्रकट हो जाते हैं। उन दोनों को देखकर मंत्री और महारानी चंद्रिका घबरा जाते हैं। महाराज भैरव, आप और यहाँ, वो भी राजकुमार करना के साथ राजकुमार करना तो राज्य महल से निकाले जा चुके थे। क्या हुआ मंत्री, तुम मुझे यहाँ इस अवस्था में देखकर घबरा गए? अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। तुम्हारे सारे करतूतों के बारे में जान चुका हूं और तुम्हारा किया हुआ काला जादू भी अब मेरे ऊपर से हट चुका है। तब महाराज भैरव महारानी चंद्रिका और अपने मंत्री को कारागार में डलवा देते हैं। उसके बाद राजकुमारी सुकन्या का विवाह राजकुमार करण से संपन्न कर दिया जाता है। अब फिर से पूरा राज्य खुशियों से भर जाता है।